Hello friends, good morning to all of you. Today we will start a new topic, rise of independent nations in India, in Asia. कि एशिया में जो नेशंस है उनका इंडिपेंडेंट कैसे हुआ और कब हुआ, इसके बारे में इस पैराग्राफ में हम डिस्कस करेंगे. इंडिया अचीव इंडिपेंडेंस इन 1947 आफ्टर लॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल. इंडिया को 1947 में बहुत जो लॉन्ग टर्म है उसके बाद इंडिया को फ्रीडम मिली है ओविंग टू ब्रिटेन्स पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल एंड सर्टेन अदर रीजन्स. द कंट्री वॉज डिवाइडेड इनटू टू नेशंस नेमली इंडिया एंड पाकिस्तान. और जो ब्रिटेन की जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल एंड अदर कुछ जो रीजन्स थे उनकी वजह से हमारे इंडिया के दो हिस्सों में बंटवारा हो गया था और उनके दो अलग नेशंस हो गए थे जिनका नेम है इंडिया एंड पाकिस्तान. इन द सेम वे विथ कंट्रीज स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, कंट्रीज लाइक श्रीलंका एंड म्यांमार गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948. और इंडिया की तरह अदर जो कंट्रीज थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में स्ट्रगल किया और उनको इंडिपेंडेंस मिली और उस कंट्री के नेम है श्रीलंका एंड म्यांमार. In the case of Indonesia, the United Nations played an important role. और जो इंडोनेशिया है उसको इंडिपेंडेंस दिलाने में यूनाइटेड नेशंस का बहुत बड़ा रोल रहा है, उसका बहुत बड़ा हाथ रहा है. और इंडोनेशिया 1949 में उनको इंडिपेंडेंस मिली. एशियन कंट्रीज लाइक लाओस, कंबोडिया एंड वियतनाम टू गॉट इंडिपेंडेंस. और एशिया के जो अदर कंट्रीज थे जैसे कि लाओस, कंबोडिया एंड वियतनाम उनको भी इंडिपेंडेंस मिली. Rise of independent nations in Africa. The Second World War proved to be good omen for the ancient nations of Africa. अफ्रीका के जो गुलामी कर रहे थे वो देश, उनके लिए जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है वो एक गुड ओमेन यानी कि शुभ माना जाता है. आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर कंट्रीज लाइक अब्सिनिया, साउथ अफ्रीका एंड इजिप्ट वर इंडिपेंडेंट. और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अफ्रीका के जो कंट्रीज थे अब्सिनिया जिसको इथियोपिया भी कहा जाता है एंड साउथ अफ्रीका एंड इजिप्ट, ये तीन कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुए. द सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड द फ्रीडम स्ट्रगल इन एशियन कंट्रीज इंस्पायर्ड द अदर अफ्रीकन कंट्रीज टू. और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी अदर जो हमारे एशियन कंट्रीज थे जिनको एशियन कंट्रीज इंस्पायर द अदर अफ्रीकन कंट्रीज के एशियन कंट्रीज में जो कंट्रीज थे उन्होंने उनको इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल करते हुए देखकर जो अफ्रीकन कंट्रीज थे वो भी इंस्पायर हुए. इट रिजल्टेड इन दैट ड्यूरिंग द टेन्यूर ऑफ 16 years फ्रॉम 1951 to 1966 14 स्मॉल एंड लार्ज कंट्रीज बिकेम फ्री. और ये जो अफ्रीकन कंट्रीज जो इंस्पायर हुए थे वो 16 years यानी कि 1951 से 1966 तक जो 16 years का जो टाइमिंग था उस टाइमिंग में 40 जैसे स्मॉल एंड जो लार्ज कंट्रीज थे वो फ्री यानी कि इंडिपेंडेंस हुए थे. इंपीरियलिस्ट कंट्रीज ट्राई टू हैव सुपरमेसी ओवर दीज कंट्रीज बट दीज कंट्रीज आइदर जॉइन द सुपर पावर्स और द मिलिट्री रिसोर्सेज एंड गॉट दैट फ्रीडम. और जो इंपीरियलिस्ट कंट्रीज जो साम्राज्यवाद कंट्रीज थे जो ये जो कंट्रीज थे उनके ऊपर अपना जो साम्राज्य वो इम्प्लीमेंट करना चाहता था, लेकिन वो जो कंट्रीज थे वो कंट्रीज ने सुपर पावर्स ऑफ द मिलिट्री रिसोर्सेज एंड ज्वाइन किया और उनको फ्रीडम मिली. उसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट है नॉन अलाइन मूवमेंट. सम न्यू नेशंस एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ नॉट टू अलाइन विद एनी ऑफ द टू पावर ब्लॉक्स एंड मिलिट्री ब्लॉक्स. जो कई सारे जो ऐसे न्यू नेशंस थे जिन्होंने जो पावर ब्लॉक्स एंड मिलिट्री ब्लॉक्स को जो पॉलिसी वो अडॉप्टेड करने की वो नहीं सोच रहे थे. दे डिसाइडेड दैट वे वुड मेंटेन इक्वल डिस्टेंस विथ बोथ ब्लॉक्स. और वो जो न्यू नेशंस थे उन्होंने ये डिसाइड किया था कि ये दोनों जो ब्लॉक्स है और टू पावर ब्लॉक्स एंड मिलिट्री ब्लॉक्स ये नेशंस थे वो बराबर की दूरी बनाए रखेंगे और अपना खुद का अस्तित्व रखेंगे. These nations were identified as the non-aligned nations and their foreign policy was called non-aligned policy. और ये जो नए नेशंस थे वो नॉन अलाइन नेशंस कहलाते थे एंड उनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो पॉलिसी को नॉन अलाइन पॉलिसी कहा जाता था. द न्यूट्रल नेशंस दैट डिड नॉट वांट टू अडॉप्ट द आइडियोलॉजीज ऑफ आइदर ऑफ द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड
wished to have an all-round development, maintaining its unique existence. और जो जो न्यूट्रल नेशंस थे, वो जो सुपर पावर्स कंट्रीज थे वर्ल्ड के, उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो आइडियोलॉजी वो अडॉप्ट करना नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी ये इच्छा थी कि वो पूरी तरह से अपना डेवलपमेंट करेंगे और अपना खुद का एक अलग अस्तित्व वो बना रखेंगे. अंडर द लीडरशिप ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, Indonesia's first president Sukarno, Egypt's second president Gamal Abdel Nasser, Ghana's first president Kwame Nkrumah, and Yugoslavia's president Joseph Broz Tito got a thumping support for the movement. और ये जो नॉन अलाइनमेंट जो मूवमेंट थे, उसके लीडर्स हमारे इंडिया के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, और उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको वोट करने के लिए इंडोनेशिया के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट सुकार्नो थे, इजिप्ट के सेकंड प्रेसिडेंट गामेल अब्देल नासिर थे, गाना के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट क्वामे एनक्रुमा थे, एंड यूगोस्लाविया के जो प्रेसिडेंट जोसेफ ब्रोज टिटो थे, कि उन्होंने हमारे जो जवाहरलाल नेहरू थे, नॉन अलाइंड मूवमेंट के लीडर, उनको सपोर्ट किया था. In this non-alignment council, 23 countries of Asia and 6 countries of Africa were present. और ये जो नॉन अलाइनमेंट काउंसिल थी, उसमें हमारे एशिया के 23 कंट्रीज एंड अफ्रीका के 6 कंट्री प्रेजेंट रहे थे. द ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड इन बेलग्रेड इन 1961, नोन एज नाम. और ये जो ऑर्गेनाइजेशन था नॉन अलाइनमेंट काउंसिल का, वो 1916 में वो फाउंड किया गया था, बनाया गया था, जिसको NAM यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के नाम से जाना जाता था. अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू है द पॉलिसीज ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. और ये जो नॉन अलाइनमेंट जो पॉलिसीज थी, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में थी, और इसलिए उन्होंने नेम के लिए यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की पॉलिसी भी उन्होंने बनाई थी. नाम कम्प्लीटेड वैल्यूएबल लीडरशिप, और नाम था यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एक वैल्यूएबल लीडरशिप माना जाता था. नेहरू बिलीव दैट मूवमेंट कंट्रीज ऑफ टू सी अ रोल फॉर itself as it is viewed the world's poorest nations remain exploited and marginalized no longer by oppressing superpowers, but rather in a unipolar world, and it is Western harmony and neo-colonialism that the movement has really realigned itself again. और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, और ये मानते थे कि जो नेशन जो पुअरेस्ट नेशन से, और उनको जो सुपर पावर कंट्रीज है उनके जरिए एक्सप्लोर किया जाता था, क्योंकि वो अगर वो उनका अपोज न करे फिर भी उनको वो एक्सप्लोइट होते थे. इट्स अपोज फॉरेन ऑक्यूपेशन, इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स एंड अग्रेसिव यूटिलिटेरियन मेजर्स, बट itself also shifted to focus on the socio-economic challenges facing member states, especially the inequalities manifested by globalization and their implications of neoliberal policies. The non-aligned movement has identified economic underdevelopment, poverty, and social injustice as a growing threat to peace and security. और ये जो non-alignment जो movements है, वो एक economic underdevelopment, poverty and social injustice को जो ग्रो करना और पूरे वर्ल्ड में पीस एंड सिक्योरिटी बने रहे, उसके लिए वो पहचानी गई थी. टुडे मोर एंड मोर कंट्रीज हैव जॉइन्ड द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. यूनियन समिट वाज हेल्ड एट कुआलालंपुर ऑन 13 मई 2003. और आज भी कई सारे जो कंट्रीज है वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को ज्वाइन कर रहे हैं. एंड कुआलालंपुर में 13 मई 2010 में एक यूनियन की समिट मिली थी. फॉर द लास्ट 4 डिकेड्स मैनी इंसिडेंट्स हैव हैपेंड, और कई सारे 4 डिकेड्स में कई सारे इंसिडेंट्स वो बने हैं. विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, रशियाज पावर डिक्रीज. और जो डिसइंटीग्रेशन सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन की वजह से रशिया की जो पावर्स थी वो कम हो गई. अमेरिकाज इमर्ज एज अ सुपर पावर, इंपीरियल पॉलिसी डिक्रीज टू मिनिमम इन अदर कंट्रीज. In these situations, non-aligned movement played a dominant role.
और उस टाइम जो अमेरिका था वो एक सुपर पावर के नाम से जाना जाता था। इम्पीरियल पॉलिसीज डिक्रीज टू मिनिमम एंड अदर कंट्रीज, और जो अदर कंट्रीज से ऊपर उनकी जो इम्पीरियल जो पॉलिसी थी वो भी बहुत कम हो गई थी। और उस टाइम इन सिचुएशंस में नॉन अलाइनमेंट जो मूवमेंट की एक बहुत बड़ा रोल रहा था। और उस टाइम जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एक लीडरशिप की मूवमेंट के नाम से जानी जाती थी।